तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तुषार वशिष्ठ और मैं आपकी हेल्प करने आया हूं सीए फाउंडेशन लॉ में, ताकि आप 50 to 60 स्कोर कर सको एग्ज़ाम में। मुझे पता है सितंबर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया है, लेकिन मैं आया हूं आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज बताने के लिए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं, 50 to 60 मार्क्स लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 7, जैसे मैंने यूनिट 5 के बारे में कहा था, ब्रीच बहुत इंपॉर्टेंट था, सारा करना था। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, इसके बाद बेलमेंट और वो भी आता है। ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें केस स्टडी पूछी ही जाएंगी पेपर में। ऐसा हो ही नहीं सकता इन टॉपिक से, यूनिट 7 और यूनिट 8, इसके अगले वाला भी, उनसे कभी भी क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको ये यूनिट पूरा ही करना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है। आपको इनके डिफरेंसेस भी करने पड़ेंगे, पर केस स्टडी में ज़्यादातर अंदर का ही नॉलेज पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आपका आता है गारंटी। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या क्या है, ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बाद नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी एंड राइट्स ऑफ श्योरिटी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी एंड राइट ऑफ श्योरिटी पे ज़्यादा क्वेश्चन केस स्टडीज मैंने देखी हैं। ठीक है, कंटिन्यूइंग गारंटी पे भी आ जाता है, पर मैंने ज़्यादातर इसी पे देखी है। ठीक है, इसके बाद आता है, देखो, डेफिनेशंस आपको करनी पड़ेंगी। वन लाइनर्स ही है, एग्जाम्पल्स करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल तो सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका आपका आता है इंडेमनिटी में। मेनली आपको क्या याद रखना है, राइट्स। इंडेमनिटी में राइट्स याद रखने हैं आपको, राइट्स हर एक में याद रखने हैं कि क्या क्या होते हैं। जैसे श्योरिटी के भी आते हैं आगे गारंटी वाले में, ऐसे ही बेलमेंट और बेलर और बेली के भी आते हैं। तो आपको ये करने ही पड़ेंगे टॉपिक्स। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, अच्छा, एक्सप्रेसो से और एम्प्लॉयड, एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड एम्प्लाइड आपको बताना पड़ेगा क्या है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तीन पार्टीज होती हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। ध्यान से कर जाना, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इन तीनों को डिफरेंशिएट करने में, तो बहुत ढंग से इसको पढ़ के जाना कि श्योरिटी कौन होता है, जो गारंटी देता है। प्रिंसिपल डेटर वो होता है जो पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। एंड द क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है, जो पर्सन टू हुम गारंटी इज गिवन। ठीक है, जिसके मतलब कि जिसके बिहाफ पे गारंटी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका, अच्छा, इसमें एक तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ट्रिप, इसको हम ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन तरह के, पर ये वैसे एमसीक्यू टाइप बनता है। आपका तो पूरा रिटर्न पेपर है, तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद आता है आपका, ये आता है एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गारंटी। ठीक है, पर्पस, कंसिडरेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी, नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, राइटिंग नॉट नेसेसरी, जॉइनिंग ऑफ द अदर कोश्योरिटीज। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा, और मैंने बोला है सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, तो सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ गारंटीज कैसे होती हैं, स्पेसिफिक गारंटी हो गई। ठीक है, आपका कंटिन्यूइंग गारंटी हो गई, इसमें कंटिन्यूइंग गारंटी वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डिफरेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा कि उसके नेचर एंड एक्सटेंट का क्या होता है, मतलब क्या उसकी लाइबिलिटी का नेचर है। ठीक है, ये छोटा सा ही टॉपिक है, इससे इतना केस स्टडी बन नहीं सकता, बट इसकी रीडिंग ले जाना। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कब कब श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। नॉर्मली अगर उसको कोई हवा नहीं है और आप कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी टर्म्स बदल देते हो, तो वो उसका अपने आप अपनी गारंटी से डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो तीन केसेस होते हैं, एक बाय रेवोकेशन, एक बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, और एक ऑन वैलिडेशन इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक पे केस स्टडी पक्का आ जाएगी, पक्का आती है। ठीक है, तो इसमें तीन ही हेडिंग बनती है, उनके सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, आपको ये पहचानना ही पड़ेगा और इसको डीप में करके जाना पड़ेगा, ये टॉपिक तो करके ही जाना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता, आपको ये भी करना पड़ेगा बहुत अच्छे से।
पर्टिकुलर केस स्टडी के क्वेश्चन पे पढ़ लेना कि वो ये बोल रहे हैं क्या वो डिस्चार्ज हो गया, या वो डिस्चार्ज मतलब कि वो ये पूछेंगे क्या वो डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कहीं वो टॉपिक इसमें तो नहीं आ रहा कि कहाँ वो डिस्चार्ज नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आता है इनवैलिडेशन वाला, भी वही उसी का हो गया। फिर उसके बाद राइट्स ऑफ श्योरिटी, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पे पक्का पक्का देखो कंबाइंड केस स्टडी आ सकती है। आपको वो ये भी पूछ सकते हैं क्या वो डिस्चार्ज होगा कि नहीं, या अगर डिस्चार्ज होगा या नहीं भी होगा तो उसकी क्या राइट्स आ जाती है, वो पूछ सकते हैं। राइट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप ये जरूर करके जाना। ठीक है। राइट अगेंस्ट तीन वो होती है, एक क्रेडिटर के अगेंस्ट होती है, एक प्रिंसिपल डेटर के, और एक को श्योरिटीज के। ठीक है। को श्योरिटीज में एग्जांपल्स जरूर करके चले जाना। मैंने आपको बताया था टॉपिक आ जाता है इससे, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को दोनों को कंबाइन करके टॉपिक बन सकता है कि अगर आपका एक सेकेंड, नहीं सॉरी मैं गलत चैप्टर ले गया, परफॉर्मेंस वाला चैप्टर, कि जब आपके को श्योरिटीज आ जाते हैं या परफॉर्मेंस दो चार लोगों ने करनी होती है, ठीक है, तब मेजरली ये वाला टॉपिक है। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो इसी एग्जाम्पल को कोट करके आ जाएगा, और मैंने देखे हुए हैं। तो आप ये एग्जाम्पल्स मत छोड़ के जाना, ये एग्जाम्पल्स बाय हार्ट लर्न करके चले जाना। ठीक है। इनके साथ एक चीज़ और जोड़ देते हैं कि एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, ये हो गया, ऐसे कुछ जोड़ देते हैं, पर नॉर्मल ये केस होता है। तो ये आप करके चले जाना।